Hello students, welcome all. Today we shall discuss about new alga, that is Polysiphonia. It is a member of Rhodophyceae. Order is Ceramiales, Rhodomelaceae family, and it is also called red alga. It is found in marine places. समुद्र में पाए जाने वाला शैवाल है. लिथोफाइट्स, रॉक से अटैच रहेगा ये, आर मे बी एपीफाइट्स या मे बी सेमी पैरासाइट. इस प्रकार से ये आपको पॉलीसाइफोनिया का क्लासिफिकेशन बताया गया. देन इट इज़ रेड एल्गा एंड इट इज़ पॉलीसाइफोनस, मीन्स नंबर ऑफ साइफॉन्स आर देयर, एंड इट इज़ वेल ब्रांच, बहुत ज़्यादा शाखित रहेगा. और सम प्लांट्स अटेनिंग ए लेंथ ऑफ अबाउट 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट कुछ में देखी गई है. And they are attached by rhizoids or heptra to a rocky surface or other alga. And thallus consists of fine branch filament, बहुत सूक्ष्म ब्रांच फिलामेंट रहेंगे, और each with a central axial filament supported by पेरीसेंट्रल सेल्स. तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी थी. अब फोटो देखिए आप पॉलीसाइफोनिया का, जो हाईली ब्रांच थैलस दिखाई दे रहा है इरेक्ट सिस्टम में. और इरेक्ट सिस्टम में इस प्रकार से फीदर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, बिकॉज फाइन डिसेक्टिंग ब्रांचेज आर देयर, बहुत सूक्ष्म शाखाएं दिखाई दे रही पॉलीसाइफोनिया की. तो इस प्रकार से ये पॉलीसाइफोनिया का हेट्रोट्राइगस नेचर रहेगा प्रोस्टेट और इरेक्ट हैबिट में. और इस प्रकार से इसके बाद आगे बढ़ते हैं. हम मेन एक्सिस की बात करें तो ये दो प्रकार की ब्रांचेज मिलेंगी. शॉर्ट ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और यू कैन से ट्राइकोब्लास्ट, and long branches of unlimited growth, or you can say इस प्रकार के long branch. तो जो ट्राइकोब्लास्ट हैं they are very limited growth and they arise from the main axis in a spiral manner and having only one axial siphon, that is they are central siphon and having no pericentral siphon. यहाँ पर पेरीसेंट्रल साइफॉन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा इसको. इस प्रकार से केवल सेंट्रल साइफॉन रहेगा. दे आर कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट. सेल्स में क्रोमेटोफोर्स बहुत कम रहेगा. एंड फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट जो रहेगा वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करता है. यदि मान लो मेल प्लांट है तो मेल फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट मेल पार्टनर को बियर करेगा, और फीमेल है तो फीमेल को बियर, मतलब बिकॉज यहाँ प्लांट जो रहते हैं दे आर डायोसियस, मतलब हेट्रोथैलिक है. ये दोनों ही प्लांट अलग अलग रहेंगे, मेल और फीमेल. और लॉन्ग ब्रांचेस की बात कर लें तो बेसल पार्ट जो रहेगा वो तो पॉलीसाइफोनिया से रहेगा, मतलब सेंट्रल साइफॉन इज सपोर्टेड बाय पेरीसेंट्रल साइफॉन ऑन बोथ साइड, बट डिस्टिल पार्ट जो रहेगा दैट विल बी मोनोसाइफोनस. ठीक है. और यहाँ पर ध्यान रहे कि लॉन्ग ब्रांचेस की जो अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेज हैं उनमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रहे. इसके बाद जो हमने आपको चित्र समझाया था अभी वही चित्र में बता रहे हैं कि देखिए सेंट्रल साइफॉन जो है ये सेंट्रल साइफॉन है, बहुत सारे साइफॉन एक के ऊपर एक हैं. दे आर सपोर्टेड बाय पेरीसेंट्रल साइफॉन, ये पेरीसेंट्रल साइफॉन हो गया. और ध्यान रहे कि एक जो सेल है दूसरे से पेट कनेक्शन के द्वारा कनेक्टेड है, मतलब दो सेल के बीच में इस प्रकार से पेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, मतलब कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा साइटोप्लाज्म का. तो इस प्रकार से ये है. और प्रत्येक सेल में साइफॉन में एक एक न्यूक्लियस रहेगा और कुछ क्रोमेटोफोर्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये हमने कुछ डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया सेल का, ज़्यादा नहीं बताया, थोड़ा सा बताया है. और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पॉलीसाइफोनिया का जो नाम है वो दैट इज़ ड्यू टू मेनी साइफॉन्स, मतलब नंबर ऑफ साइफॉन्स आर प्लेस्ड इन सेंट्रल पोर्शन, दे आर सेंट्रल साइफॉन एंड दे आर सपोर्टेड बाय पेरीसेंट्रल साइफॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीसाइफोनिया. ये नाम आप लोग जान लीजिए. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे सेंट्रल सेल की बात कर लें या पेरीसेंट्रल सेल की बात कर लें, दोनों जो साइफॉन्स हैं दे आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लंबे और बेलनाकार रहेंगे. सेल वॉल यहाँ दो लेयर की रहेगी, आउटर पैक्टिन की बनी रहेगी जिसमें पॉलीसल्फेट एस्टर भी मिला रहता है, और इनर जो रहेगी दैट विल बी सेलुलोजिक. सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है. साइटोप्लाज्म यहाँ पर लाइनिंग लेयर बनाएगी जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियस सिंगल और डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स रहेंगे, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी रहेगा, कैरोटीन, जेंथोफिल और ब्लू फाइकोसाइनिन
एंड रेड फाइकोइरेथ्रिन होगा। फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं। पायनाइट्स जो है दे आर नॉट फाउंड, पायनाइट्स यहाँ नहीं पाए जाएंगे, दे आर एब्सेंट। और जो रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा दैट विल बी फ्लोरिडियन स्टार्च, ध्यान रहे, नॉट स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। और सेंट्रल में सभी साइफॉन में सेंट्रल वैक्यूल रहेगी बड़ी सी, और एक दूसरे जो सेल हैं एडजेसेंट सेल सभी दे आर कनेक्टेड थ्रू पिट, या पिट कनेक्शन यहाँ पर पाया जाएगा बिटवीन दी एडजेसेंट सेल में। तो इस प्रकार से हमने ये बताया आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर डोम शेप्ड एपिकल सेल के द्वारा होता है। और पॉलीसाइफोनिया जो है इट इज़ हेट्रोथैलिक, मीन्स डायसियस हैं, बोथ प्लांट्स आर डिफरेंट, मेल अलग रहेगा फीमेल अलग रहेगा। और मार्फोलॉजिकली ऑल आर सिमिलर, बट सेक्स के मान से मेल और फीमेल अलग अलग रहेंगे, हेट्रोथैलिक या डायसियस कहिए। और लाइफ साइकिल में 3 फेज पाई जाएगी, ट्राईफेजिक। तो यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है दैट इज़ वेरी यूनिक एंड इट इज़ ट्राईफेजिक, हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ साइकिल में 3 प्रकार के प्लांट मिलेंगे। नंबर 1 जो मेन प्लांट है दैट इज गैमेटोफाइट, इट इज हैप्लॉयड एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है और डायसियस है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। दूसरा जो प्लांट है जो कि कार्पोस्पोरोफाइट है, और ये टोटली डिपेंडेंट है ऑन फीमेल गैमेटोफाइट पर फॉर देयर नरिशमेंट। स्वतंत्र इसका अस्तित्व नहीं होता, मान के चलिए सेमी पैरासाइट मान लो यहाँ पर, और या पैरासाइट भी कह सकते हो। तो ये कुल मिला के गैमेटोफाइट का ही पार्ट है, पर ये चूंकि डिप्लॉयड है इसलिए इसको एक अलग से संज्ञा दी गई कार्पोस्पोरोफाइट की, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। और जो तीसरा जो है दैट इज इंडिपेंडेंट टेट्रास्पोरोफाइट प्लांट है, ये मार्फोलॉजिकली गैमेटोफाइट से बिल्कुल समान रहेगा, सिमिलर रहेगा, और लेकिन ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और हैप्लॉयड टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करेगा मियोसिस डिवीजन के बाद। मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ध्यान रहे, ठीक है, ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और इंडिपेंडेंट बॉडी है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और रिडक्शन डिवीजन के बाद टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करेगा, और टेट्रास्पोर ही बाद में गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएंगे मेल और फीमेल। यदि 4 टेट्रास्पोर बन रहे हैं तो 4 में से 2 प्लस 2 माइनस, मतलब 2 मेल प्लांट 2 फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल है उसमें 3 डिफरेंट टाइप के थैलस आपको देखने को मिलेंगे। मार्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, क्यों, सभी पॉलीसाइफोनस हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा हम बहुत ब्रीफ में कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इसका है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज, या निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, जो कि आपको IS लेवल तक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही बारीकी से, केवल BSc फर्स्ट ईयर के लिए मत पढ़िए, आगे ये MSc में भी काम आएगा, और आगे तमाम जो एग्ज़ाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ पर भी, यदि बॉटनी लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जो रहेगा वो आपका स्पर्मेटेंजियम बियर करेगा, जो कि डेंस क्लस्टर में रहेंगे ट्राइकोब्लास्ट में। मेल ट्राइकोब्लास्ट में बहुत सारे एक क्लस्टर में, गुच्छे में स्पर्मेटेंजियम रहेगा। प्रत्येक स्पर्मेटेंजिया से एक स्पर्मेशियम बनता है, जो कि स्फेरिकल गोलाकार यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटेंजियम, जिससे कि एक मेल गैमेट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये मेल प्लांट की बात हो गई, जो कि ट्राइकोब्लास्ट में बन रहा है, मेल ट्राइकोब्लास्ट में। उसी प्रकार से ये जब मैच्योर हो जाएंगे मेल गैमेट, तो पानी के द्वारा, वाटर करंट के द्वारा कार्पोगोनियम या फीमेल पार्टनर के पास पहुंचा दिए जाते हैं। दे आर कैरीड बाई वाटर करेंट टू कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम इज ए फीमेल पार्ट। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर कार्पोगोनियल फिलामेंट बियर करती है, जो कि 4 सेल ब्रांच स्मॉल कर्व्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्रोकार्ड। थोड़ा जटिल जरूर है, पर आप देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा जरूर। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये मेल पार्टनर की बात बताई गई है, यहाँ पर ये दिख रहा है फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है, मेल ट्राइकोब्लास्ट बोल सकते हो। नंबर ऑफ एंथेडियम है यहाँ पर, स्पर्मेटेंजियम का गुच्छा है, इसको एंथेडियम बोला गया। और यदि क्रॉस सेक्शन में देखें तो थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं इसको, अच्छे समझ में आएगी। देखिए ये है आपका सेंट्रल सेल, दे आर सपोर्टेड बाई पेरी सेंट्रल सेल, ठीक है। और ये देखिए पिट कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्लियर।
और यहाँ पर ये जो पेरीसेंट्रल सेल है इससे स्पर्मेटेंजियम बन रहा है। ठीक है, ये स्पर्मेटेंजियम मदर सेल, पेरीसेंट्रल सेल ही ये स्पर्मेटेंजियम मदर सेल का कार्य करती है, जो कि प्रत्येक पेरीसेंट्रल सेल से फिर दो दो स्पर्मेशियम बन रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ये मेल गैमेट नॉन मोटाइल बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पर्मेटेंजिया हो गई ये, और ये आपका स्पर्मेशियम हो गया, मेल न्यूक्लियस को बोला जाता है। इसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट है, अब ये थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनियम देखिए ठीक से। सबसे पहले ये चित्र देखिए, प्रोकार्प इनिशियल है ये फर्टाइल ट्राइकोब्लास्ट है, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट, और सपोर्टिंग सेल है। तो ये जो इनिशियल है इसी से प्रोकार्प डेवलप होगी, और इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आपको दिखाई देगा इस प्रकार से ये कार्पोगोनियल मदर सेल दिख रही है, जिसके नीचे 3 और दिखाई दे रहे हैं पार्ट, जो कि पूरी कार्पोगोनियल फिलामेंट या कार्पोगोनियल ब्रांच बनाते हैं। इसके बाद अगला चित्र देखिए, यहाँ पर ट्राइकोगाइन दिखाई दे रही है लंबी सी, कार्पोगोनियम, सपोर्टिंग सेल और पेरीसेंट्रल सेल और सेंट्रल सेल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये चित्र देखिए, इसमें ट्राइकोगाइन, कार्पोगोनियम के अंदर एग है नॉन मोटाइल, कार्पोगोनियल ब्रांच दिखाई दे रही है, सपोर्टिंग सेल, और इस प्रकार से यहाँ पर इन्वलप भी डेवलप हो रहा है। अब बेसल स्टाइल फिलामेंट भी दिखाई दे रहा है। फिर ये देखिए अल्टीमेटली ये चारों तरफ से यहाँ पर इन्वलप डेवलप हो गया। ठीक है, ये बेसल स्टाइल फिलामेंट बनेगा, ये लेटरल स्टाइल फिलामेंट बनेगा बाद में, जो भी सेल दिख रही हैं बाद में ये फिलामेंट बनाएंगी। और ये कार्पोगोनियम है अंदर, यहाँ पर ये ट्राइकोगाइन है। ठीक है, और ये नीचे सपोर्टिंग सेल। ये फर्टिलाइजेशन के पहले है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन भी शुरू हो गया है, और कैसे हो रहा है, बाय द वाटर करेंट स्पर्मेशिया आर कमिंग टूवर्ड्स दी ट्राइकोगाइन, और जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेगा वहाँ से मेल न्यूक्लियस इंटर करेगा और ट्राइकोगाइन के द्वारा होते हुए यहाँ पर जो फीमेल न्यूक्लियस है दोनों मिल जाएंगे, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा जाइगोट। और उसके बाद जो होने वाला परिवर्तन है दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ध्यान देंगे तब आपको जल्दी समझ में आएगा। यदि पहले से डिफ़िकल्ट मान लेंगे तो बहुत ट्रबल आ सकती है। तो इस प्रकार से ये बेसल स्ट्राइल फिलामेंट, लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट, ट्राइकोगाइन, स्पर्मेशिया, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पेरिकार्प, जो कि इसको कवरिंग प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से आर्न शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, घड़े के आकार का। इस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है कार्पोगोनियम का। अब इसके बाद अगला जो है वो है फर्टिलाइजेशन, जो मैंने पहले ही बता दिया। लिखना क्या है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन स्पर्मेशियम एंड ट्राइकोगाइन डिजॉल्व, जहाँ से कांटेक्ट हो रहा है वो डिजॉल्व हो जाएगा। मेल न्यूक्लियस इंटर करेंगे ट्राइकोगाइन में और मूव करते हुए जो कार्पोगोनियम की बेस है वहाँ पहुँच जाएंगे, और पहुँचने के बाद फिर आपका फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जाइगोट बना देंगे। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन पॉलीसाइथेनी, इसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाके दिमाग में इंटर करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस फेज, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ध्यान देंगे कि जो सपोर्टिंग सेल है, ठीक है, सपोर्टिंग सेल से एक सेल बनेगी जिसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सेल। अभी डायग्राम बताएंगे। तो ऑक्सिलरी सेल बन रही है कहाँ से, फ्रॉम दी सपोर्टिंग सेल से, जस्ट बिलो दी कार्पोगोनियम, मतलब कार्पोगोनियम के नीचे जो सपोर्टिंग सेल है उससे ऑक्सिलरी सेल बनेगी। ये ऑक्सिलरी सेल बनी किससे, इस सपोर्टिंग सेल से, चित्र में दिखाया जाएगा अभी। और उसके बाद ये जो ऑक्सिलरी सेल बनी ये ट्यूबुलर कनेक्शन स्थापित करेगी विद दी कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम से जो आपका ऑक्सिलरी सेल बनी है वो दोनों के बीच एक ट्यूबुलर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड या डेवलप होगा बिटवीन द ऑक्सिलरी सेल एंड कार्पोगोनियम। इस दौरान क्या होगा, जो कार्पोगोनियम फर्टिलाइजेशन के दौरान जो जाइगोट बना था डिप्लॉयड, उसका माइटोटिकली डिवाइजन होगा और 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पर, जिसमें से एक ट्यूबुलर कनेक्शन के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ऑक्सिलरी सेल में डिप्लॉयड न्यूक्लियस आ गया। ध्यान रहे कि कार्पोगोनियम में क्या हुआ है,
जो माइटोटिक डिवीजन हुआ है डिप्लॉयड न्यूक्लियस में जाइगोट में, तो 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए, एक कहाँ आ गया, ऑक्सिलरी सेल में आ गया ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा, और एक वहीं रह गया। और इसी बीच क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है ऑक्सिलरी सेल का हैप्लॉयड न्यूक्लियस, बिकॉज ऑफ ऑक्सिलरी सेल तो हैप्लॉयड थी, तो इसका हैप्लॉयड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है या डीजनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसी बीच ये जो आपका ट्राइकोगाइन दिखाई दे रही है ये श्रीवल हो जाएगी, मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये चेंजेस होंगे। और इसी के दौरान अब आपको बताना है कि ग्रेजुअली ट्राइकोगाइन तो श्रीवल हो गई, साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सपोर्टिंग सेल बेसल एंड स्ट्राइल लेटरल स्ट्राइल इनिशियल्स आर गिवन आउट। मतलब जो सपोर्टिंग सेल है उससे बेसल और लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट डेवलप होंगे, और ये जो बेसल और लेटरल स्ट्राइल फिलामेंट बनेंगे, तो बेसल स्ट्राइल फिलामेंट तो बाद में डिवीजन होता है इसका और केवल 2 सेल बनती हैं, ठीक है, 2 बेसल सेल फिलामेंट, 2 सेल वाला फिलामेंट बनाएगा। लेकिन जो लेटरल फिलामेंट है, लेटरल इनिशियल्स हैं, उससे 4 to 20 सेल्स, करीब 4 से लेके 20 सेल की स्ट्राइल फिलामेंट बनेगी जो लेटरल रहेगी, ध्यान रहे। तो यहाँ क्या क्या हुआ है, सबसे पहली बात तो जो आपका सपोर्टिंग सेल है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोर्टिंग सेल से ही ऑक्सिलरी सेल बनी है, सपोर्टिंग सेल से ही बाद में इनिशियल्स बन रहे हैं बेसल और लेटरल स्ट्राइल इनिशियल, जो बाद में फिलामेंट बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स सपोर्टिंग सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पॉलीसाइफोनिया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, अभी आगे आपको ये बताना है कि डेवलप, इसके बाद जो होगा सबसे बड़ी बात है मेनी वेजिटेटिव फिलामेंट्स, जो बहुत सारे जो वेजिटेटिव फिलामेंट्स हैं वो डेवलप होंगे फ्रॉम दी एडजेसेंट वेजिटेटिव पेरीसेंट्रल सेल से। मतलब जो वेजिटेटिव पेरीसेंट्रल सेल्स हैं समीप में जो हैं उनसे वेजिटेटिव फिलामेंट डेवलप हो रहे हैं, और जो बाद में टोटल कवरिंग बना लेंगे, जो मैंने पहले बता दिया था। इस प्रकार से अर्न शेप स्ट्रक्चर बन रहा था, ये कवरिंग कहाँ से बनी, सारे पेरीसेंट्रल सेल जो नज़दीक में थे चारों तरफ से इसको घेर लेते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं, टोटल कवरिंग, इसी को बोलते हैं पेरिकार्प। और इसी दौरान क्या होगा, जो ऑक्सिलरी सेल था, ऑक्सिलरी सेल जो बना है उसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस आया है, ठीक है, वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और जो ऑक्सिलरी सेल है उससे आउटग्रोथ निकलेगी इस प्रकार से, और एक न्यूक्लियस फिर आउटग्रोथ में आ जाता है, ये ध्यान देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बताना है कि ऑक्सिलरी सेल जो है ये ऑक्सिलरी सेल से आउटग्रोथ निकल रही है, और ये आउटग्रोथ में फिर जो न्यूक्लियस था ऑक्सिलरी सेल का वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा डिप्लॉयड वाला, और फिर डिवीजन होगा तो फिर इसमें आ जाएगा। मतलब जितने आउटग्रोथ निकलेंगे उतने बार उसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली, और वन ऑफ देम माइग्रेट इनटू आउटग्रोथ, और एक उसी में रहेगा। अब इसके बाद जैसे आउटग्रोथ बनेगी तो ये सेपरेट पार्टीशन वाल के द्वारा अपने आप को अलग कहला रही, तो ये गोनिमोब्लास्ट इनिशियल कहलाता है, GI, इसको याद करेंगे। मतलब क्या हुआ, ऑक्सिलरी सेल से आउटग्रोथ निकली और उस आउटग्रोथ का नाम है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, जब पार्टीशन वाल के द्वारा जब अलग हो जाएगी तब, और वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस रखेगी, क्योंकि डिप्लॉयड न्यूक्लियस इसमें कहाँ से पहुँचा है, ऑक्सिलरी सेल से ही पहुँचा। तो इस प्रकार से इन दिस वे मेनी गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स आर कैन डेवलप ऑन ऑक्सिलरी सेल। ऑक्सिलरी सेल से बहुत सारे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनते जाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स हैं जब ये पार्टीशन वाल के द्वारा अलग हो जाएंगे तो ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनाएंगे बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। और उसके बाद जो ये इस प्रकार से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बन जाती है माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, सभी कई सेल बन जाएंगे इसमें, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और ये बना लेगा कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो ध्यान देंगे जो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का टर्मिनल सेल है वो बनाता है कार्पोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड कार्पोस्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। और इस प्रकार से अल्टीमेटली बाय द फ्यूजन ऑफ सपोर्टिंग सेल ऑक्सिलरी सेल स्ट्राइल फिलामेंट्स ए लार्ज सेल इज डेवलप्ड कॉल्ड ए प्लेसेंटल सेल। इसी बीच क्या होता है, ये सारे के सारे सपोर्टिंग सेल ऑक्सिलरी सेल स्ट्राइल फिलामेंट और फ्यूज होने के बाद
एक प्लेसेंटल सेल बनाते हैं जो इरेगुलर टाइप का होता है, अनियमित आकार का दिखता है, और कई बार ऐसा लगता है कि इससे ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट निकले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये बाद में बना हुआ स्ट्रक्चर है और ये न्यूट्रिटिव फंक्शन का काम करता है। हो सकता है कि ये सप्लाई करता हो कार्पोस्पोर को भोज्य पदार्थ, नरिशमेंट का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है उसमें किस प्रकार से कवरिंग बनी, नंबर 1 यहाँ इस पेज की बात करें अपन तो, और उसके बाद ऑक्सिलरी सेल से का न्यूक्लियस किस प्रकार से डिवाइड हुआ माइटोटिकली, ऑक्सिलरी सेल से आउटग्रोथ निकली जो गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनाती है, और उस गोनिमोब्लास्ट इनिशियल में एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑक्सिलरी सेल से पहुंच गया है। इस प्रकार से कई गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनी, फिर कई गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से फिर बाद में सब फिलामेंट में कन्वर्ट हो गए, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट में, और जिसका टर्मिनल सेल कार्पोस्पोरेंजियम बनाया, जिसके अंदर कार्पोस्पोर बनेगा डिप्लॉयड स्पोर के रूप में, और ये डिप्लॉयड फेज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी दौरान अल्टीमेटली कहो कि फ्यूजन हो रहा है सपोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल, स्ट्राइल फिलामेंट, लार्ज सेल का, और एक इरेगुलर प्लेसेंटल सेल बन रहा है जो कि न्यूट्रिटिव फंक्शन का काम करता है या नेचर है इसका। तो वो मेरे हिसाब से ये है कि कार्पोस्पोर जो डेवलप कर रहे हैं उसको नरिशमेंट प्रदान करता होगा। ठीक है, इस प्रकार से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की बात आ गई। अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट निकला, क्योंकि रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर कार्पोस्पोरोफाइट जो है, ये जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज हालांकि अटैच्ड है फीमेल गैमेटोफाइट पर, बट इट इज कॉल्ड सेपरेट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का ये सेपरेट फेज है जिसको कार्पोस्पोरोफाइट कहा गया या सिस्टोकार्प कहा गया। ये इंटायरली पैरासाइट है ऑन फीमेल गैमेटोफाइट पर, मतलब है फीमेल गैमेटोफाइट पर पूरी तरह से आश्रित है, फिर भी ये सेपरेट फेज माना जाएगा। दस स्यूडो पेरेंट काइमेटस अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप अराउंड दी कार्पोस्पोरेंजियम। इस प्रकार से एक स्यूडो पेरेंट काइमा की स्ट्रक्चर अर्न शेप, घड़े जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसके अंदर ये बहुत सारे कार्पोस्पोर्स बनेंगे। इस प्रकार से अभी दिखाएंगे डायग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से बताना है कि 10 स्यूडो पेरेंट काइमेटस अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप्ड अराउंड द कार्पोस्पोरेंजियम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टोकार्प। तो कार्पोस्पोरोफाइट को सिस्टोकार्प भी कहते हैं, कई बार सिस्टोकार्प शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। और सिस्टोकार्प कंटेन 50 to 60 कार्पोस्पोर, 50 से लेकर 60 कार्पोस्पोर्स होंगे। और आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोर कम आउट थ्रू दी ऑस्टियोल ऑफ सिस्टोकार्प। ऑस्टियोल रहता है, उससे बाहर आ जाते हैं कार्पोस्पोर्स, और ये कार्पोस्पोर्स चूंकि डिप्लॉयड है तो यहाँ पर बाहर आने के बाद एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टेट्रास्पोरोफाइट बनाएंगे जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी, जो कि मार्फोलॉजिकली गैमेटोफाइट से सिमिलर होगी, ध्यान रहे। तो इस प्रकार से कार्पोस्पोरोफाइट के बारे में बताया हमने। इसके बाद ये देखिए, अब चित्र देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो ट्राइकोगाइन रिवल हो रही है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस है कार्पोगोनियम में, सपोर्टिंग सेल दिखाई दे रही है, ऑक्सिलरी सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी सेल। एक यहाँ पर बताना है ऑक्सिलरी सेल का बनना, और ऑक्सिलरी सेल में हैप्लॉयड न्यूक्लियस है अभी, बिकॉज ऑफ देयर इज नो ट्यूबुलर कनेक्शन। ठीक है, अब सेकेंड चित्र देखिए, यहाँ पर सेकेंड चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ये अब सेकेंड चित्र में देखेंगे तो ये जो ये ट्राइकोगाइन तो श्रीवल हो गई, ये कार्पोगोनियम जो दिखाई दे रही है जिसमें कि जिसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस अब दो बन गए हैं, माइटोटिक डिवीजन हुआ इसमें तो 2 डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए। अब यहाँ पर ट्यूबुलर कनेक्शन बन गया बिटवीन ऑक्सिलरी सेल एंड कार्पोगोनियम। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर से बता रहे हैं थोड़ा, ये देखिए ये ट्यूबुलर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये ट्यूबुलर कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब ट्यूबुलर कनेक्शन के द्वारा क्या होगा, ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, कहाँ पर, ऑक्सिलरी सेल पे, और ऑक्सिलरी सेल का जो हैप्लॉयड न्यूक्लियस है वो डीजनरेट हो जाएगा। ये बताने के लिए मैंने आप लोग को बताया। इसी बीच ये देखिए पेरीसेंट्रल सेल जो है चारों तरफ से इसको सपोर्ट कर रहा है, घेर रहा है, और अल्टीमेटली ये बना लेगा पेरिकार्प, ये लिखा भी है पेरिकार्प। ठीक है, इस प्रकार से ये पेरिकार्प डेवलप हो गया। तो ये चित्र बताने का ये आइडिया था कि किस प्रकार से सपोर्टिंग सेल और आपका कार्पोगोनियल ब्रांच डीजनरेटिंग कार्बोन, यहाँ पर कार्पोगोनियल ब्रांच क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है यहाँ पर, और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस किस प्रकार से ऑक्सिलरी सेल में पहुँच रहा है, ट्राइकोगाइन रिवल हो रही है, पेरिकार्प का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये
दिखाई दे रहा है। इसके बाद फिर वापस चलते हैं हम, ये हो गया, ये भी बता दिया। इसके बाद ये हो गया, देन पेरिकार्प का डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से प्लेसेंटल सेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सभी सपोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल और स्ट्राइल फिलामेंट वगैरह सब फ्यूज होकर प्लेसेंटल सेल बना रहे हैं, और ये कार्पोस्पोरेंजियम बन रही है। ठीक है, जिसका सबसे ऊपर वाला भाग कार्पोस्पोरेंजियम कहलाएगा, जिसके अंदर कार्पोस्पोर बनेंगे। ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट था। ऐसा लग रहा है प्लेसेंटल सेल से ओरिजिन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लेसेंटल सेल बाद में बना है। तो इस प्रकार से ये बताएंगे। देन ये आपको देखिए, ये अब आ रहा है सिस्टोकार्प। दिस इज कॉल्ड सिस्टोकार्प, और यू कैन सी सेकेंड फेज ऑफ द लाइफ पॉलीसाइफोनिया इन लाइफ साइकिल, दैट इज कार्पोस्पोर आर इमर्जिंग। कार्पोस्पोर बाहर निकल रहा है। दिस इज पेरिकार्प एंड ऑस्टियोल दिखाई दे रहा है, ऑस्टियोल के थ्रू बाहर निकल रहा है। ये कार्पोस्पोरेंजियम है, जिससे कार्पोस्पोर बनते जा रहे हैं, करीब 50 से 60 तक बनेंगे। और ये पॉलीसाइफोनियस टाइप का जो उसका स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच्ड है। तो ये सेमी पैरासाइट है, या सॉरी पैरासाइट मान लीजिए, टोटली ऑन डिपेंडेंट ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, लेकिन ये सेकेंड फेज मानी जाएगी बिकॉज ऑफ इट इज स्पोरोफिटिक इन नेचर, डिप्लॉयड इन नेचर। और ये केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूसिंग आपका डिप्लॉयड कार्पोस्पोर। तो ये हो गया इसके बारे में। देन कम टू, देखिए किस प्रकार से कार्पोस्पोर बाहर आ रहा है, सबस्ट्रेटम से अटैच हो रहा है। अटैच होने के बाद ये जो प्लांट बनाएगा दैट विल बी टेट्रास्पोरोफाइट। ये देखिए टेट्रास्पोरोफाइट बन गया। ये नीचे वाली सेल राइजोइडल सेल कहलाएगी, ऊपर वाली सेल एपिकस। और ये जो प्लांट बनाएगा ये पूरा का पूरा बिल्कुल गैमेटोफाइट जैसा ही दिखाई देगा, बट इसका जो नेचर है साइटोलॉजिकली ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट फेज टेट्रास। यहाँ तक लिखना है आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। देन देखिए चित्र और देख लीजिए एक ठो, यहाँ पर ऑक्सिलरी सेल दिखाई दे रही है, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल दिखाई दे रहा है ये। ठीक है, इस प्रकार से सपोर्टिंग सेल दिखाई दे रही है, बेसल स्ट्राइल फिलामेंट, रिमेनिंग ऑफ कार्पोगोनियल ब्रांच दिखाई दे रही है, कार्पोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है, पेरिकार्प, प्लेसेंटल सेल, तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये, और ये एक प्रकार से ये यहाँ पर सिस्टोकार्प बताया गया, ऑस्टियोल के द्वारा ये ओपनिंग हो रही है इसकी, और ये कार्पोस्पोरेंजियम यहाँ पर डेवलप होंगे। ये मेन एक्सिस है। तो हमने एक चित्र लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देन कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेट्रास्पोरोफाइट। अब देखिए, ऑन जर्मिनेशन डिप्लॉयड कार्पोस्पोर प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट डिप्लॉयड टेट्रास्पोर। मतलब जैसे डिप्लॉयड कार्पोस्पोर बाहर आएंगे वो स्वतंत्र रूप से डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि बिल्कुल गैमेटोफाइट से रिजेंबल करता है। रिजेंबल मतलब समानता दिखाता है। मार्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर बोथ, असेक्सुअली, लेकिन ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल करेगा। प्रोड्यूसर टेट्रास्पोरेंजिया जो कि सैक लाइक रहेगा फ्रॉम स्मॉल साइज पेरिसेंट्रल सेल। मतलब जो छोटे पेरिसेंट्रल सेल रहेंगे उससे टेट्रास्पोरेंजिया बनेगा, जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो रहता है उसका टेट्रास्पोरेंजिया का डिवाइड होता है माइटोटिकली, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे जो कि 4 टेट्रास्पोर बनाएंगे, जो कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहता है इसका। ये सभी बाहर आ जाएंगे स्पोरेंजियल वाल के रप्चर होने पर। 4 में से चूँकि 2 इसमें प्लस का योगदान है, 2 माइनस का, तो 2 मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इस प्रकार से डायसियस प्लांट शुरू से डेवलप हो गया, 2 मेल और 2 फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे। तो इस प्रकार से टेट्रास्पोरोफाइट में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही लिखना है कि टेट्रास्पोरोफाइट जो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, बिल्कुल पॉलीसाइफोनिया से मिलते जुलते हैं। मार्फोलॉजिकली दे आर वेरी सिमिलर, बट रिप्रोडक्शन जो होगा यहाँ सेक्सुअल नहीं होगा बल्कि असेक्सुअल होगा, टेट्रास्पोरेंजिया के द्वारा होगा। और टेट्रास्पोरेंजिया जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन के द्वारा 4 टेट्रास्पोर बनेंगे जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज रहेंगे, और जो स्पोरेंजियल वाल के रप्चर होने पर बाहर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद 4 में से 2 मेल 2 फीमेल बनाते हैं। इस प्रकार से ये पूरी कहानी आपको बताई गई। अब ये चित्र देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से टेट्राहेड्रल टेट्राड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टेट्रास्पोर्स आर अरेंज इन टेट्राहेड्रली क्रम, और किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि टेट्रास्पोरेंजियम डेवलप हो रही है। ये सेंट्रल सेल है, ये पेरीसेंट्रल सेल, मतलब सेम वही पॉलीसाइफोनियस टाइप का है, और ये स्टॉक सेल है। इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है पूरा, और ये कुल मिला के टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट का
बताया गया है स्ट्रक्चर, जिसमें 4 टेट्रास्पोर किस प्रकार से बन रहे हैं। और इसके बाद अपने को तुम्हारा जो है इसके बाद नेक्स्ट है कि लाइफ साइकिल बताई जा रही है, डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल बताई गई है। यहाँ पर देखिए मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट है ये, और ये फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट है, और ये टेट्रास्पोरोफाइट, मतलब मार्फोलॉजिकली दे आर वेरी सिमिलर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसके द्वारा स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूस होगा, इस प्रकार से क्लस्टर में बनेंगे स्पर्मेटेंजियल, उससे स्पर्मेशिया बन रहा है। फिर ये यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट से कार्पोगोनियम बन रहा है। फिर मेल पार्टनर यहाँ पर पहुँचने के बाद जाइगोट बना रहा है, जाइगोट से ऑक्सिलरी सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर कार्पोस्पोरोफाइट बन रहा है, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बन रहा है, फिर कार्पोस्पोर बाहर आके टेट्रास्पोरोफाइट बना रहे हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि पूरी लाइफ साइकिल में 3 फेज हैं, एक गैमेटोफिटिक फेज, हैप्लॉइड फेज, और एक स्पोरोफिटिक फेज यहाँ पर जो डिपेंडेंट है, और एक टेट्रास्पोरोफाइट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। 3 फेज हैं, 3 में से 2 डिप्लॉयड और एक हैप्लॉइड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। और ये आइसोमॉर्फिक टाइप की है क्योंकि यहाँ सभी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो, दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर है। इस प्रकार से हमने देखा। अब ये देखिए थोड़ा सा रेड एल्गा का विशेष बनाया गया है चित्र। इसमें देखिए कि यहाँ पर ये टेट्रा, मान लो यहाँ शुरू करें हम, आपका मेल गैमेटोफाइट ये हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, स्पर्मेटेंजिया से स्पर्मेशियम बने। ये फीमेल गैमेटोफाइट देखिए, ये है आपका मेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल गैमेटोफाइट। इसके बाद मेल गैमेटोफाइट से ये स्ट्रक्चर बना, फीमेल से ये बना। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन के बाद सिस्टोकार्प बना, सिस्टोकार्प से कार्पोस्पोर प्रोड्यूस हुए, कार्पोस्पोर से टेट्रास्पोरोफाइट बना, टेट्रास्पोरोफाइट से टेट्रास्पोर बना, और इस प्रकार से अल्टीमेटली फिर टेट्रास्पोर जो है वो फीमेल मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट हो गई। ये रेड एल्गा की पूरी कहानी हो गई लाइफ साइकिल की, और इस प्रकार से आपको ये बताया गया। देन लास्ट में देखिए हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस प्रकार से समझाना है। यहाँ पर बताना होगा कि प्लांट्स जो हैं दे आर गैमेटोफिटिक टाइप मोस्टली, एंड दे प्रोड्यूसेस गैमेट्स जो कि जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट फिर कार्पोस्पोरोफाइट बनाएगा, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर बनेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट से कार्पोस्पोर से टेट्रास्पोरोफाइट बनेगा, और टेट्रास्पोरोफाइट में टेट्रास्पोरेंजिया में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद टेट्रास्पोर बनेगा। मतलब ये वाला भाग हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफिटिक है ये वाला भाग डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला भाग डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 2 बार यहाँ पर लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड फेज है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिप्लोबायोटिक टाइप, और एक बार हैप्लॉइड फेज है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। मीन्स इस पॉलीसाइफोनिया में क्या है, डिप्लॉयड फेज की डोमिनेंसी है, प्रधानता है। हालांकि मेन प्लांट में आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, बट यहाँ पर लाइफ साइकिल का अधिकांश भाग आप देखेंगे तो वो डिप्लॉयड फेज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से ये हो गया। आज के लिए इतना ही, और पॉलीसाइफोनिया से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग ज़रूर कोट करेंगे। थैंक्स।